107 किलोमीटर, ये फर्क है एक 1500 साल पुरानी कैलकुलेशन और नासा के लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा के बीच। सिर्फ 107 किलोमीटर। आज हम जानते हैं कि अर्थ का सरकमफ्रेंस लगभग 40,000 किलोमीटर है, लेकिन 1500 साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप, सैटेलाइट या मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के एक इंसान ने अर्थ का साइज इतने एक्यूरेसी से कैलकुलेट किया था कि आज के डाटा से उनकी कैलकुलेशन का डिफरेंस सिर्फ 107 किलोमीटर था। और ये कोई मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं थे, ये थे आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 सीई में भारत में हुआ। और सिर्फ छोटी सी ही उम्र में उन्होंने एक किताब लिखी, आर्यभट्टिया, जो आज भी मैथमेटिशियंस और हिस्टोरियंस को हैरान करती है। लेकिन जो चीज इस बुक को ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है वो सिर्फ आंसर्स नहीं है जो आर्यभट्ट ने दिए, वो सवाल हैं जो उन्होंने पूछे उस वक्त जब कोई भी पूछ नहीं रहा था। पहला सवाल था, अर्थ कितनी बड़ी है? आज ये आंसर एक गूगल सर्च है, लेकिन 476 CE में ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया के पास नहीं था। आर्यभट्ट ने स्टार्स को ऑब्जर्व किया, उनके एंगल्स मेजर किए, जियोमेट्री अप्लाई की और जो नंबर आया वो था 39968 किलोमीटर। अब इसको आज के नंबर से कंपेयर करो। नासा का ऑफिशियल फिगर बोलता है 40075 किलोमीटर, सिर्फ 107 किलोमीटर का फर्क। लेकिन ये तो सिर्फ पहला सवाल था, क्योंकि आर्यभट्ट ने जो दूसरा क्लेम किया वो उस वक्त की दुनिया के लिए ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने कहा अर्थ रोटेट करती है। सोचो उस वक्त को जब ग्रीस में एरिस्टोटल की फिलॉसफी को साइंस माना जाता था। एरिस्टोटल का मानना था कि अर्थ सेंटर में फिक्स्ड है और सन, मून और बाकी सब इसके अराउंड घूमते हैं। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं था, इसे सच माना जाता था सेंचुरीज तक। और यहाँ इंडिया में आर्यभट्ट ने एक अलग ही थ्योरी दी। उनका मानना था कि अर्थ अपनी जगह पे फिक्स नहीं, बल्कि वो खुद घूमती है। इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा, सोचो तुम एक चलती हुई नाव में बैठे हो। जब नाव आगे बढ़ती है तो तुम्हें किनारा पीछे जाता हुआ दिखता है, लेकिन असल में किनारा नहीं हिला होता, नाव हिली होती है, तुम हिले होते हो। बिल्कुल वैसे ही जब तुम रात को आसमान देखते हो और तुम्हें लगता है कि तारे मूव कर रहे हैं, पर असल में अर्थ घूम रही होती है। इस थ्योरी को यूरोप ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया रफली 1000 साल बाद। आर्यभट्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक्लिप्सिस को भी समझाया। उस जमाने में एक्लिप्स आना मतलब था डर। कई कल्चर्स की माइथोलॉजीज में ये माना जाता था कि कोई देव या दानव है जो सन को टेम्पररी कंज्यूम कर लेता है। आर्यभट्ट ने इस चीज को रिजेक्ट करते हुए अपनी एक साइंटिफिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच आ जाता है और उसकी शैडो अर्थ पर पड़ती है, और उसी तरह लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ सन और मून के बीच आ जाती है और उसकी शैडो मून पर पड़ती है। कोई माइथोलॉजी नहीं, कोई सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ ऑर्बिटल जियोमेट्री। और ये एक्सप्लेनेशन आज भी फंडामेंटली एग्जैक्टली सेम है। लेकिन एक सवाल बचता है, इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशंस आखिर पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि आर्यभट्ट सिर्फ आसमान को ऑब्जर्व नहीं करते थे, वो मैथमेटिक्स को एक नए लेवल पर ले जाते थे। और उसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था पाई। पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसके बिना किसी भी सर्कल की लेंथ या एरिया को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने पाई की जो वैल्यू निकाली वो लगभग 3.1416 थी। आज मॉडर्न साइंस पाई की वैल्यू 3.14159 मानती है। सोचो, बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी एक्यूरेट वैल्यू निकालना कितनी बड़ी बात है। और सिर्फ पाई ही नहीं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स ने एक ऐसी मैथमेटिकल फाउंडेशन रखी जो इंडिया से अरब स्कॉलर्स तक पहुंची, वहां से यूरोप और फिर मॉडर्न साइंस का हिस्सा बन गई। तो वापस आते हैं उस 107 किलोमीटर के फर्क पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक प्रूफ है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज जरूरी नहीं होते, जरूरी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लैरिटी ऑफ थॉट।